हिंदी का आपके सामने दूसरा क्लास लेकर आए हुए हैं। और इससे पहले हम आपको एक बात बता दें कि जो ये चैनल आपका साक्षी 247 स्टार्ट किया गया है, ये चैनल आपका हमेशा इसके प्रत्येक वीडियो आपको निःशुल्क मिलेगी। आज नहीं, आने वाले समय में भी ये फ्री रहेगा आपका। इस पर कोई भी आपसे शुल्क नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे आज दूसरा क्लास शुरू करने से पहले हम आपको पहले क्लास में कुछ चीज़ें छूट गई हैं, पहले वो बताएंगे। पहले क्लास में हमने जो हिंदी की उत्पत्ति के लिए एक शब्द मतलब प्रयोग किया था, मध्य प्रदेश। देखिए, वो प्रश्न मध्य प्रदेश शब्द का प्रयोग मैंने किया था। दरअसल इस मध्य प्रदेश के जगह पे आप मध्य प्रदेश आपका गलत नहीं है, लेकिन जो प्रश्न आया हुआ है उसमें मध्य प्रदेश नहीं करके ये आपका मध्य देश रहेगा। आपका मध्य देश, उत्तर भारत का मध्य देश, जहां पर आपने मध्य प्रदेश पढ़ा है वहां पे आप इसको मध्य देश कर लेंगे, ठीक है। यहां तक बात हमारी पूरी होती है। अब हम चलते हैं आगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपको वर्ण। हमारा चलेगा वर्ण विचार। देखिए, बिहार में आपका वर्ण से संबंधित प्रश्न अभी हाल ही में आया था। एमपी पीसीएस में भी पूछा हुआ है और भी बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा हुआ है। इसमें विशेष क्या बना के आपसे पूछा गया है, यह ध्यान देने वाली बात है। एक भ्रम हमेशा हम लोगों को रहता है कि भाई देखिए, वर्ण को हम लोग अक्षर भी कहते हैं। एक भ्रम रहता है हम लोग को कि हम आखिर वर्ण किसको कहें या अक्षर किसको कहें। जैसे हमारे सामने अगर ये क लिखा रहता है, पहले हम आपको प्रश्न के हिसाब से बताएंगे। क लिखा रहता है तो हम कहते हैं भाई ये हमारा वर्ण है या आपका ये अक्षर है। किस आधार पर कहते हैं? इस आधार पर कहते हैं कि वर्ण हमारी वह मूल अखंड ध्वनि होती है जिसको हम खंड नहीं कर सकते, वर्ण की। अब इसके साथ, इस वर्ण के साथ एक शब्द हमारा ध्वनि जुड़ जाता है। अब ध्वनि का मतलब क्या होता है? हमारा साउंड जो हमारे मुख से निकल रहा है, आप तक पहुंच रहा है, वही उसी को हम लोग साउंड कहते हैं। तो अगर ये क ध्वनि है तो जैसे अगर हम यहां पा लिख दें तो ये भी ध्वनि है। अब उसी के साथ एक बात ये कही जाती है हम लोग से कि वर्ण या अक्षर हमारी वह अखंड मतलब जिसको खंड खंड नहीं किया जा सकता, मूल ध्वनि होती है। बड़ी विचार करने वाली बात यह है कि बिहार पीएससी में आपका 3-4 बार क्वेश्चन मतलब देखेंगे जाके तो आ चुका है। आज उसी को हम आपसे क्लियर करेंगे। यहां पे वर्ण में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कब हम वर्ण को वर्ण कहेंगे, कब उसको हम ध्वनि कहेंगे, कब ध्वनि को अक्षर या वर्ण कहेंगे। घुमा फिरा के देखिए तो हम एक इसी को ध्वनि भी कह रहे हैं, एक प्रकार से वर्ण को ध्वनि भी कह रहे हैं। अब चलते हैं हम अपने मूल कॉन्सेप्ट पे। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? वर्ण की परिभाषा क्या होती है भाई? वर्ण हमारी वह अखंड ध्वनि है जिसे खंड खंड नहीं किया जा सकता। जैसे ओ, आ, ई। अब आप ये सोचिए कि हमने ओ, आ, ई क्यों लिखा। यहां पे हम क, ख, खा, ये ग भी लिख सकते थे। देखिए, इसका अंतर समझते हैं। अंतर क्या है? जैसे अगर हम ध्वनि और वर्ण में अंतर बताने जा रहे हैं, देखिए लिख देते हैं यहां पे वर्ण की परिभाषा। वर्ण जो हमारा होता है वो अखंड, मतलब जो खंड न हो सके, अखंड ध्वनि होती है। मतलब ऐसी ध्वनि जिसे हम खंड खंड नहीं कर सकते, उसी को हम वर्ण कहते हैं।
आपके सामने एक शब्द हम हिंदी का उठाते हैं, एक शब्द अंग्रेजी का यहां पे ले रहे हैं। यहां से आपको ध्वनि और वर्ण में अंतर बताते हैं। अब अगर हम हिंदी में इंच शब्द लिख दें, यहां पे इंच शब्द, देखिए बहुत उच्च स्तर की आपको हिंदी बता रहे हैं। अगर एक ही बात कहते हैं हम आपसे, पीसीएस बनना है तो आईएएस की तैयारी करिए, पुलिस बनना है तो एसआई की तैयारी करिए। मतलब हम अगर एक दो स्टेप ऊपर की तैयारी करते हैं तो नीचे का स्टेप हमें मिल जाता है। अगर हमें जानते हैं एसएससी जीडी का एग्जाम निकालना है, अगर हम जीडी की ही तैयारी करेंगे तो नहीं। आज रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जो आपके पीसीएस स्तर के प्रश्न हैं। तो अगर आपको यह लगता है कि हम बस हमारा लेवल नहीं है, तो यह आपका भ्रम है, इस बात को जान लीजिए। हमारा लेवल ऊपर होना चाहिए, ऊपर से हम रहेंगे तो ऊपर से गिरते गिरते हम अपने एक उद्देश्य तक पहुंच ही जाएंगे। पहले की एक परीक्षा होती थी कि मतलब हम यही तैयारी करेंगे, अब की नहीं है। एक बात समझ लीजिए, कंपटीशन हमारा हर बार 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। एक शब्द देखिए यहां पे इंच लिखा हुआ है। हम इसको इतना डिटेल में इसलिए बता रहे हैं कि यह काफी भ्रमित टॉपिक है, और इसी को हम अंग्रेजी में यहां पे लिख देते हैं इंच। इन दोनों की ध्वनि मुंह से जब हम बोलते हैं, इन दोनों की ध्वनि मुंह से हमने बोला इंच, आपने देखा कि ध्वनि इसके लिए भी इंच है, ध्वनि इसके लिए भी इंच है। और वहीं पे वर्ण की हमारी परिभाषा कही जाती है कि वर्ण जो हमारा होता है अखंड ध्वनि होती है, अर्थात ऐसी ध्वनि जिसे हम लोग खंडित नहीं कर सकते। लेकिन जरा देखिए आप, वर्ण को यह कह रहा है, मतलब इसी को वर्ण कह रहा है, दोनों बातें घुमा के। लेकिन यहीं पे आप देखिए कि वर्ण में अंतर हुआ कि नहीं। हिंदी के लिए वर्ण हमारा अलग है और अंग्रेजी के लिए हमारा वर्ण अलग है। जैसे अगर हम यहीं पे मीटर शब्द लिख दें और यहां पे हम अंग्रेजी का मीटर लिख दें, फिर वही बात है। अब देखिए अखंडित ध्वनि वर्ण, वर्ण अखंडित ध्वनि अलग अलग हो गया। मतलब यहां पे यह कहने का मतलब है कि वर्ण अखंडित ध्वनि होती है, लेकिन ध्वनि और वर्ण में अंतर होता है। ध्वनि समान हो सकता है किसी शब्द के लिए, लेकिन सभी शब्दों के लिए वर्ण समान नहीं हो सकता। पहली बात ये दिमाग में, सभी शब्दों के लिए हमारे वर्ण कभी समान नहीं हो सकते। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट अगले टॉपिक पे। हम लोग के सामने होता क्या है कि प्रश्न आ जाता है, कोई शब्द दे दिया कि भाई पानी शब्द लिख के दे दिया। ध्यान दीजिए, वर्ण की परिभाषा एकदम क्लियर हो चुकी है आपकी कि वर्ण हमारा वह मूल अखंड ध्वनि होता है जिसको हम खंड खंड नहीं कर सकते। हमारे सामने एक शब्द लिख कर दे दिया पानी, और इस पानी शब्द में पूछ दिया कि कितने वर्ण हैं, मतलब वर्ण की संख्या आपसे पूछ दी गई। ठीक है भाई। तो इसमें देखिए दो बातें हैं, इसमें ध्वनि अलग है और वर्ण अलग है। वर्ण जो है, ध्वनि जो है, इसकी दो ध्वनि हैं। दो ध्वनि में पहली ध्वनि है पा और दूसरी ध्वनि है नी। देखिए हमेशा याद रखिए, प्रश्न में आ जाता है, पूछता है ध्वनि, हमें लगता है पूछ रहा है वर्ण। आज हम आपको ध्वनि और वर्ण में विच्छेद करके बता रहे हैं, बड़ा अंतर होता है। अभी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हम आपके सामने इसमें लेकर आएंगे। थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन मैं आपको वो बताऊंगा जो आप नहीं जानते होंगे, ये भी कंफर्म है। अब अगर हमें पानी शब्द देकर, ध्यान दीजिएगा, पानी शब्द देकर प्रश्न यह पूछ दिया जाए कि इस शब्द में कितनी ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, तो हमसे एक तुरंत गलती होती है, फटाक से कहते हैं 4। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम अभी पीछे पढ़ लिया करते हैं कि ध्वनि और वर्ण, ध्वनि के रूप में ही हम वर्ण की परिभाषा देते हैं, और हमसे यही गलती होती है कि वर्ण क्या होता है, वो अखंड ध्वनि होती है। तो हम जानते हैं यहां पे क्या सोचते हैं कि पानी शब्द में हमारे वर्ण जानते हैं, मतलब ध्वनि जो है हमारी 4 है। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ ही लेते हैं कि ध्वनि का मतलब वर्ण। ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है, मैं किसी छोटी मोटी परीक्षा की बात, सिविल सर्विसेज की बात मैं कर रहा हूं आपके सामने। फटाक से इसका उत्तर लोग लगाते हैं 4।
आप जानते हैं बड़ी परीक्षाओं में प्रश्न आसान पूछे जाते हैं, छोटी परीक्षाओं में कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं। बड़ी परीक्षाएं हमारी कॉन्सेप्ट पे आधारित होती हैं, छोटी परीक्षाएं जो होती हैं हमारी सिद्धांत पे आधारित होती हैं, उसमें प्रिंसिपल का ज्यादा ध्यान रखा जाता है हमारे। ठीक है, इसकी दो ध्वनियां हैं, एक पा दूसरी ध्वनि नी। अगर हम ध्वनि की बात करें तो इसकी दो ध्वनि। अब अगर इसमें हम वर्ण या अक्षर की बात करें, ध्यान रखिएगा दोनों, वर्ण या अक्षर की बात करें तो ये पा शब्द हमारा दो में टूट जाता है, एक प और एक टूटता है आ। और दूसरी बात ये नी भी हमारा दो में टूट जाता है, एक न और दूसरा हमारा होता है ई, बड़ी ई की मात्रा। अब देखिए, अगर वर्ण पूछा जाएगा तो इसमें वर्ण की संख्या होगी 4 और ध्वनि पूछी जाएगी तो उसमें ध्वनि की संख्या होगी हमारी 2। अब आगे क्या होता है, आप ही का एक क्वेश्चन हमारे बीच हो सकता है कि सर, अब देखिए, अब इसको वर्ण कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, ये जो हमारे सामने प आ न और ई, अब ये वर्ण है, अब इसका हम लोग खंड नहीं कर सकते, अब इसका हम लोग खंड नहीं कर सकते। अब हमारा अगला प्रश्न यहीं पे आपका क्रॉस क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर अगर इसको हमने तोड़ के इस तरह दर्शा दिया तो क क्या है? आपने कहा क क्या है? क हमारा क्या है? क हमारा ध्वनि है, क हमारा वर्ण है, क हमारा अक्षर है, आखिर हम क को क्या कहें? यहीं पे हमारा एक कंफ्यूजन आगे ये होता है कि अगर हम क को क्या कहें, कोई कहेगा सर क धन ओ, क धन ओ इसको हम नहीं कहेंगे, क वर्ण है। क वर्ण क्यों है ये जानिए। क वर्ण इसलिए है कि हिंदी स्वर में इस अ के लिए किसी भी प्रकार के प्रतीक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। इस अ के लिए किसी भी प्रकार के प्रतीक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। यहीं पे अगर हमारा क नहीं बल्कि ये का हो जाए, अब ये वर्ण नहीं है, अब ये आपके ध्वनि हो गई और इसमें वर्ण की संख्या होगी हमारी क और होगी क्या भाई? आ। लेकिन याद रखिएगा, यहीं पे अगर हमारा क है तो ये वर्ण है और ये जो का है ये ध्वनि है, और यहां पे ये ध्वनि हो गई तो ये हमारा वर्ण है, ये क और आ। ध्वनि और वर्ण में अंतर हम आपको बता रहे हैं। ठीक है भाई, कभी भी आप इस क को पूछा जाए, जैसे अगर हम, फिर देखिए यही प्रश्न हमारा फिर बदल जाता है। कैसे? मान लीजिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर ये स्वतंत्र रूप से लिखे हैं क ख ग, ये सभी के सभी आएंगे हमारे किस श्रेणी में भाई? वर्ण की श्रेणी में। ठीक, ये वर्ण अंतर जरूर समझिएगा। ठीक है, 2 मिनट इस पे और लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जब हमारे पास वर्ण की बात आती है तो वर्ण क है, इसमें एक ही वर्ण है, कौन? क। ठीक, अंतर देखिए। फिर इसके बाद हम यहीं पे अगर हम इसको का लिख देते हैं तो अब ये वर्ण नहीं है, अब ये हो गई ध्वनि। अब इस ध्वनि में वर्ण हमारा निकल के आएगा टूट के, क धन आ। ठीक, पहली बात। अब ये ध्वनि हो गई, ध्वनि इसकी का, वर्ण इसके क धन आ। ठीक, अब इसके फलस्वरूप देखिए यहां पे इस क को एक ही कहा जाता है, इसमें वर्ण की संख्या, ये वर्ण की संख्या इसमें कितनी हो गई? 2, एक क और एक आ। अब एक बड़ी मजे की बात यहां पे और निकल के हमारे सामने आगे आने वाली है। वो बात क्या है उसको समझिए आप। बात यह है कि आप कहेंगे सर मान लीजिए हमारे सामने कमल दे दिया हमको कमल, पूछ दिया कि सर इसमें वर्ण की संख्या क्या बताएं, पूछ दिया इसमें कमल। आज मैं ध्वनि वर्ण को एकदम मान लीजिए खंगाल के एकदम निचोड़ के रख दूंगा आपके सामने हमेशा के लिए। ठीक है, अब कह दिया कमल, तो आप कह सकते हैं कि सर अभी अभी आपने बताया कि क लिखा रहे, ख लिखा रहे, ग लिखा रहे, तो ये क्या है? वर्ण है।
तो इस हिसाब से इसमें एक वर्ण क हुआ, एक वर्ण म हुआ, एक वर्ण हमारा ल हुआ। इस तरह से कुल वर्णों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 3। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि इसमें वर्णों की संख्या 3 नहीं होगी। इसमें वर्णों की संख्या 3 नहीं। क्यों नहीं होगी? इसलिए नहीं होगी कि कमल को बीच से अगर काट के ऐसे लिख दिया ना तो 3 होगी। जैसे कमल में एक जगह ऐसे क लिख दिया, ये लिख दिया म और ये लिख दिया ल, तब तो 3 वर्ण हैं। लेकिन जो ही इसको जोड़ के लिख दिया कमल, याद रखिए कमल बना दिया, तो अब ये अपने वर्ण की संज्ञा को त्याग कर ध्वनि के संज्ञा में घुस जाता है। आशा कर रहे हैं समझ रहे हैं आप लोग, ध्वनि की संज्ञा में घुस रहे हैं। अब कमल ध्वनि हो गई, बात समझ रहे हैं? अब हम ध्वनि, कमल की 3 ध्वनियां, एक क, एक म और एक ल, इसे खंडित किया जा सकता है, लेकिन इस क को खंडित किया नहीं जा सकता। इस क को नहीं किया जा सकता, इस क को किया जा सकता है, क्योंकि यह ध्वनि का रूप ले चुकी है। जैसे पानी शब्द में एक ध्वनि पा और एक ध्वनि नी। तो अब इसमें वर्ण की संख्या अगर आपसे पूछेगा तो 6। क्यों? इसका 2 होगा, क धन अ, म धन अ और ल धन अ। अब जो आप वर्ण निकाले हैं वो कहां से निकाले हैं? जो मुंह से हम बोल रहे हैं ध्वनि, कमल, पानी, जो भी ध्वनि आ रही ना, अब वो शब्द में चला गया है, अब वो ध्वनि हो गया। स्वतंत्र रूप से इसी को लिखेंगे तो इसके साथ और जुड़ा है, लेकिन वह अ का कोई सिंबल नहीं होने से उसे हम लोग अलग नहीं करते हैं। वो तो अ उसके उच्चारण के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न जैसे यहां पे देखिए एक आया हुआ है, आपको यही बता देते हैं फिर आगे। जैसे ये पूछ दिया भाई कि वे शब्द दे दिया, मान लीजिए लंबा प्रश्न है जैसे दिया है, उसमें वे कहां जाते हैं में कितने वर्ण या अक्षर हैं। तो अब वे कहां जाते हैं, ये जो है मुंह से निकल रहा है ध्वनि है ना, ध्वनि को ध्वनि के हिसाब से आप तोड़ दीजिए। हमें लगता है आप समझ गए हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, अब चलते हैं हम लोग आगे। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपके सामने कोई ध्वनि देकर वर्ण की संख्या पूछी जाए तो आप क्या करेंगे? कोई स्वतंत्र आपके सामने जैसे अ आ ई लिख दिया गया, तो ये तो ऑलरेडी क्या है, आपके वर्ण है। ध्वनि शब्द देकर पूछा जाए तो उसको आप तोड़ के बताएंगे, आप ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं आगे मात्रा के पास। मात्रा प्रयोग, मात्रा प्रयोग। देखिए, जैसे अगर हमें मात्राओं का ज्ञान स्वरों से होता है, मात्राएं हमें स्वर से प्राप्त होती हैं। मात्राएं हमको कहां से प्राप्त होती हैं? स्वर से। ठीक, लेकिन क्या आप कभी आपके सामने जैसे यहां अ लिख दें, आ लिख दें, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, यहां देखिए री, ए, ऐ, ओ, औ। देखिए एक जगह हमने री अंडरलाइन किया है कई बार पेपर में। देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, पेपर का नाम भले हम न लें, लेकिन एक निश्चित मैं बता रहा हूं, आप जाके खंगालिएगा, मिलेगा। कई बार पेपर में यह प्रश्न आ चुका है कि हमारा री वर्ण 2 तरह से आता है, किस वर्ण से पहले आता है या किस वर्ण के बाद आता है। तो अगर किस वर्ण से पहले कहेगा तो ए से पहले, और किस वर्ण के बाद कहेगा तो ऊ से पहले, हमारा री वर्ण आता है। ठीक है, हम लोग लिखते समय क्या होता है कि शुरू में ध्यान नहीं देते, अ आ ई उ ए ऐ ओ अंग अ री, ऐसे लास्ट में री को लिख देते हैं। लेकिन आप लिखते समय ही इस बात को ध्यान दीजिए कि री हमारा ऊ के बाद आएगा। ठीक है, हमारे सामने अगर ये स्वर 11 होते हैं, अगर इन 11 स्वरों को लिख दिया जाता है तो कभी आपने मात्रा कहते हुए इसको सुना है? नहीं। हम जब भी हमारे सामने ये लिखा जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं स्वर। कुल मिला के हमारे पास 11 स्वर हैं। ठीक है, अब अ के लिए देखिए, अ के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रतीक चिन्ह नहीं होता। मैंने अभी पीछे समझाया है वर्ण में। ठीक है, अ के लिए कोई चिन्ह नहीं।
आ के लिए हमारी एक खड़ी पाई होती है। ई के लिए हम इस तरह से ऐसे छोटी ई बना लेते हैं, बड़ी ई के लिए ऐसे कर लेंगे, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और री के लिए ऐसे खींच लीजिए, ए के लिए ऊपर और इसके लिए 2 और यहां पे ऐसे करके इस तरह से, और ये हमारा हो जाता है औ। ठीक है भाई। अब देखिए हम मात्राओं की तरफ कूच कर गए हैं, मात्राओं की तरफ हम अग्रसर हैं। देखिए ध्यान दिए, अभी तक मात्रा नहीं है। याद रखिएगा आप, स्वरों से ही हिंदी के 11 खड़ी पाई जो हमारी मात्राएं होती हैं उन्हीं से प्राप्त होता है, लेकिन हम कभी भी इन स्वरों को मात्रा नहीं कहते हैं। हम मात्रा कब कहते हैं, कैसे कहते हैं, हमें ये जानना है। अब हम यहां से इस वाले स्टेप में पहुंचे हैं। अब इसके फलस्वरूप हम यहां लिखेंगे क, इस पे मात्रा देंगे, क पर आ की मात्रा का, फिर इसी तरह से की, फिर ये हो जाएगा हमारा की, ये कु, क्री, के, कै, को, और ये हुआ हमारा कौ। देखिए जब इन्हीं स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ भिन्न भिन्न उच्चारणों के निमित्त करते हैं, जब इन्हीं व्यंजनों के साथ भिन्न भिन्न उच्चारणों, जैसे अगर हमको लिखना है काम तो हम लिखेंगे क पर आ की मात्रा का और म, बनेगा हमारा काम। अब ये मात्रा, तो जब हम इन स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के भिन्न भिन्न उच्चारणों के निमित्त प्रयोग करने के लिए करते हैं, तो उस समय जो हमारे ये स्वर हैं इनका बदला हुआ रूप, इनका बदला हुआ जो ये रूप है, इसी को मात्रा कहेंगे। मतलब हम इस आ को मात्रा कब कहेंगे, जब इसको हम मान लीजिए क के साथ लगा दिए, क पर आ की मात्रा का। देखिए होता क्या है, हो सकता है कि आपकी परीक्षा में सामान्य न आए, लेकिन जितनी बड़ी परीक्षाएं होती हैं आप जानते हैं उसमें एक लाइन की परिभाषा देके पूछ दिया जाता है कि हम मात्रा किसे कहते हैं। इसके लिए आपके पास हमारे मतलब विख्यात विद्वान हैं जो हिंदी के, उनकी किताबें ऑब्जेक्टिव लेकर देखेंगे तो आपको उसमें प्रश्न दिखेंगे, परिभाषाएं देकर पूछा जाता है। एमपी पीसीएस में, बिहार पीसीएस में परिभाषा है कि हम मात्रा कब कहते हैं। तो मात्रा जब हम स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के भिन्न भिन्न मतलब जैसी जरूरत हो, आपको का बोलने की जरूरत है तो क पर आ की मात्रा, की बोलने की जरूरत है तो क पर ई की मात्रा, जब हम उनके उच्चारण के लिए करते हैं, तो जब उच्चारण के लिए करेंगे तो उनका स्वरूप बदलेगा, तो जो स्वरूप बदलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मात्रा। जैसे अब क पर उ की मात्रा, अब ये उ जो है इस उ का स्वरूप यहां आके बदल गया, अब यही बदला हुआ स्वरूप हमारा मात्रा कहलाएगा। ठीक है भाई। अब चलते हैं हम लोग आगे, मात्रा प्रयोग हमारा हो गया, आगे चलते हैं व्यंजन लेख भेद। व्यंजन, देखिए आप व्यंजन 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो अगर आप अनुस्वार लगाएंगे तो इसको डायरेक्ट इसी तरह लिख दीजिए, अगर आप वरुस्वार नहीं लगाना चाहते हैं तो ये क वर्ग का अनुनासिक का आधा अक्षर लिख के भी हम व्यंजन को लिख सकते हैं। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जहां अनुस्वार लगा रहे हैं वहां पे क वर्ग का ये अनुनासिक इयो नहीं होगा, और जहां इयो लगा रहे हैं वहां अनुस्वार नहीं होगा। कभी कभी जानते हैं यहां भी दिख जाता है इस तरह से, लेकिन ये जानते हैं अशुद्ध होता है हमारा, इस बात को ध्यान रखिए। हिंदी में खास बात आप जानते हैं शुद्धि अशुद्धि का जरूर रखिएगा। एक प्रश्न हम कल देखें हिंदी का ही, अगर हम आपसे पूछें कि भाई कैलाश कैसे सही लिखते हैं, तो आप हमारे सामने इस तरह से तुरंत लिख के बताएंगे सर देखिए ये कैलाश हुआ, यही लिखेंगे आप, हमको पता है। ठीक ना भाई। ज्यादातर लोगों से ये गलती होगी कि कैलाश हम इसी तरह से लिख दें, सही होगा। बहुत लोगों से अपने हृदय पे हाथ रख के पूछिए कि आप सही बोल रहे हैं, हम गलत, निश्चित रूप से, ठीक ना। लेकिन जानते हैं परीक्षा में जो कैलाश को शुद्ध किया गया है वो कैलाश में हमारा ये सही किया गया। अब देखिए इसको क्यों सही किया गया, इसके पीछे तर्क है कि जब कैलाश पर्वत की बात कही जाएगी तो कौन सा स रहेगा, जब कैलाश की बात कही जाएगी। कौन कैलाश, मान ला यही में बैठल हुई कोई कैलाश, वो कैलाश का बात हुई तब कौन सा रहेगी।
इसलिए आप, हमारा आत्मविश्वास कहता है अरे हम तो जानते हैं कैलाश एकदम 100% सही है, लेकिन भाई संज्ञा के साथ अलग है। संज्ञा में भी व्यक्तिवाचक के साथ अलग, जातिवाचक के साथ अलग, द्रव्यवाचक, मतलब जैसा प्रयोग होता है उसके हिसाब से परीक्षा में आया हुए प्रश्न में इस कैलाश को सही किया गया है। ठीक है, चलते हैं मान लीजिए आगे। हम कहां थे भाई? व्यंजन लेख भेद पर थे कि हम व्यंजन को कैसे लिखते हैं। ध्यान दीजिए, व्यंजन, देखिए प्रश्न छोटा है कि आप सोचेंगे इतना छोटा प्रश्न पूछा था कि व्यंजन को कितने प्रकार से लिखते हैं। बिहार पीएससी की बात, व्यंजन को हम कितने प्रकार से लिखते हैं। अब उस समय लगेगा कि यार व्यंजन को कितने प्रकार से लिखते हैं, तो व्यंजन तो आपके पास कुल मिला के 33 होते हैं, अब उसमें कैसे प्रकार बनाएंगे? तो प्रकार देखिए ये प्रश्न गढ़ंत है। आप गढ़ंत से तात्पर्य यहां ये हुआ, ये प्रश्न जानते हैं ये एक खोज है, जैसे इसका कोई सिद्धांत नहीं है, एक खोज कर दिया गया है बस कि व्यंजन को हम लोग 2 प्रकार से लिखते हैं। एक व्यंजन जो हमारा होता है बिना खड़ी पाई के, बस एक ही बात ध्यान रखना है आपको, बिना खड़ी पाई के, और दूसरा व्यंजन होता है हमारा खड़ी पाई के साथ। खड़ी पाई के साथ, बिना खड़ी पाई का मतलब यह हुआ कि जैसे अगर हमको ट लिखना है इस तरह से ट, तो ट के लिए हम खड़ी पाई नहीं, खड़ी पाई का मतलब होता है कि इस तरह से, जैसे अगर क लिखना है तो क के लिए एक खड़ी पाई और ये क। आप सभी अक्षरों को ढूंढ लेंगे, आपके पास व्यंजनों की संख्या 33 है। व्यंजन को छोड़िए, अगर स्वर को भी पूछे तो आप लिख दीजिए कोई भी। व्यंजन की बात खत्म करिए, मान लीजिए व्यंजन तो व्यंजन पूछा है, हो सकता है अगले प्रश्न में आपको पूछ दे कि स्वर को हम कितने प्रकार से लिखते हैं, तो स्वर भी हमारे हिसाब से 2 ही प्रकार से होगा, एक खड़ी पाई के साथ और एक बिना खड़ी पाई। लेकिन प्रश्न हमारा आया है व्यंजन कितने प्रकार से लिखते हैं, तो व्यंजन का उत्तर होगा कि व्यंजन को हम 2 प्रकार से लिखते हैं, एक खड़ी पाई के साथ, एक बिना खड़ी पाई। जो भी अच्छा है, जैसे ड है आप इस तरह से लिखेंगे, इसी की तुलना में अगर ख है तो ख के लिए ऐसे करने के बाद एक खड़ी पाई हम लोग करते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। चलते हैं हम नेक्स्ट अगले टॉपिक पे। अगली टॉपिक है हमारी वर्णमाला। वर्णमाला, देखिए जो परीक्षा आप तैयारी कर रहे हैं उसमें वर्णमाला की संख्या आपसे पूछी जाएगी, तो आप प्रत्येक दशा में आप 52 बताएंगे। ठीक है, कि हिंदी में कुल कितनी वर्णमाला है। वर्णमाला का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम यहां पे क ख ग घ ऐसे लिखते हैं तो ये हमारा जानते हैं वर्ण हुए, लेकिन इन्हीं को क से लेके ज्ञ तक, मतलब जब सभी स्वर और व्यंजन को एक साथ, माला मतलब एक साथ एक समूह में बैठा देते हैं, रख देते हैं, तो उन्हीं वर्ण को हम लोग किस श्रेणी के नाम से जानते हैं भाई? वर्णमाला। हिंदी में कुल मिला के आपके सामने 52 वर्णमाला होती है। अब पहले हम देखेंगे कि 52 वर्णमाला में कौन कौन सी वर्णमाला है। 52, सबसे पहले शुरू करते हैं हम स्वरों के। स्वर हमारे पास होते हैं 11 स्वर हो गए 11। कौन कौन से? अ, आ, री को लिखना आप मत भूलिएगा, री, ए, ओ, औ। यहां हो गए हमारे पास 11 ये। ठीक है, इसके बाद स्वर हो गया हमारा। अब आते हैं हम लोग व्यंजन के पास। व्यंजन में सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन लिखते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या हमारी होती है 25। 25 में देखिए हमारा कौन होता है? क वर्ग। देखिए आगे हम बताएंगे, फिर भी यहां जानिए आप कि वर्ग का मतलब होता है, क वर्ग का मतलब क ख ग घ अंग। इससे पहले हमारा यह प्रश्न पूछता है कि व्यंजन वर्ग कितने में विभाजित होता है, तो व्यंजन वर्ग हमारा 5 वर्ग में विभाजित होता है। क, च, ट, त, प। ठीक, इसमें कौन कौन सा आएगा? हमारा क आएगा, ख, ग, घ, अंग। इसी तरह से हमारा च वर्ग आगे हो जाएगा, ट वर्ग हो जाएगा, त वर्ग, प वर्ग। ठीक, ये आपके 25 हो गए। स्पर्श व्यंजन के बाद हमारा अगला होता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या हमारी होती है 4, य, र, ल और व।
अंतस्थ के बाद हमारा अगला होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी हमारा होता है 4। ये हमारा होता है स और ह। देखिए इसमें भी हमारा प्रश्न बनेगा, आगे जाके हम आपको इसका एक एक करके वर्गीकरण बताएंगे। ऊष्म व्यंजन के बाद अगला हमारा होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में ये भी हमारा 4 होता है, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है भाई। संयुक्त व्यंजन कुल मिला के हमारे पास कितना हो गया, यहां हम लोग एक जगह कैलकुलेट करते चलते हैं। सबसे पहले हमारा 11 हो गया, 11 प्लस ये आपका 25 हो गया, प्लस के 4 4 और ये 4, यहां पे हम 4 प्लस 4 प्लस 4, 25, 10 आपका 35, 2 37, 1 38, 10 48, ये 48 आपका हो गया। अभी हमको 52 में चाहिए 4। 48 के बाद देखिए आगे हमारा होता है, देखिए कौन सा, अनुस्वार। अनुस्वार, अनुस्वार के साथ आप जानते हैं 2 व्यक्त करते हैं, लेकिन गणना हम एक ही की करते हैं। अनुस्वार हमारा 1 होगा, जिसमें ये होगा, या अगर आप इसे लीजिए या तो आप चंद्र बिंदु को लीजिए। अनुस्वार में ध्यान रखिएगा, अनुस्वार में आप या तो इसे लेंगे या तो इस चंद्र बिंदु को लेंगे। एक हमारा यहां पे और बढ़ गया, हो गया 49। इसके बाद अगला होता है हमारा विसर्ग। विसर्ग, विसर्ग भी हमारा 1 होता है और ये इस तरह से ये व्यक्त किया जाता है। एक संख्या हमारी यहां बढ़ गई, हो गई 50। अब देखिए इसके बाद हमारे पास इसको 52 करने के लिए 4 वर्ण हैं। पहला जो हमारे पेपर में अभी तक प्रश्न आ रहा है वो आ रहा है द्विगुण व्यंजन से, कि द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन में ड और ढ, ये इसकी संख्या हमारी, देखिए इसको 2 तरीके से हम लिखते हैं, एक आपका इस तरह से और एक आपका इस तरह से। इसकी संख्या होती है 2। तो हम यहां पर लाके इसमें 2 और जोड़ देंगे तो हमारी ये संख्या हो जाती है 52। अब देखिए इसमें बात क्या है कि इस ड और ढ को हम लोग एक बार गिन चुके हैं। कहां पर गिने हैं? ट वर्ग में। ट वर्ग अगर हम पढ़ेंगे तो ट, ठ, ड और ढ होता है। अब हुआ क्या कि उसी के नीचे ये बिंदी कहिए चाहे ये अनुस्वार का प्रयोग करके हम द्विगुण व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन निर्माण कर लेते हैं ड और ढ का। लोअर पीसीएस 2015 में एक प्रश्न आया था जिसमें उच्छिष्ट मतलब जो 52 वर्ण बनाए गए थे उसमें 2 वर्ण हमारे अलग से जोड़े गए थे। एक था हमारा ज और एक था हमारा फ। ध्यान दीजिए, देखिए आपको हम जानकारी के लिए बता रहे हैं कि अगर आपके सामने प्रश्न आए तो आप उसको फेस कर सकें। हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि आप 52 को 54 कर दीजिएगा। वर्णमाला की संख्या हमारी कितनी फिक्स है? 52 है। उसमें यह बताया गया कि अगर आप ड और ढ के नीचे इस तरह से प्रयोग करके अगर आप 2 व्यंजनों को बढ़ा सकते हैं तो क्यों आप आगत व्यंजन ज और फ को नहीं बढ़ा सकते? ठीक है भाई, आगत व्यंजन ज और फ को भी नहीं बढ़ा सकते। लेकिन बड़ी विशेष बात यह रही कि अगर इस तरह से देखा जाए तो हम सभी वर्णों में परिवर्तन कर सकते हैं अनुस्वार या विसर्ग लगाकर। तो जब सभी वर्णों में परिवर्तन कर देंगे तो हमारी यह संख्या डगमगाने लगेगी कि नहीं? डगमगाने लगेगी। 52 के बजाय ये 57, 58, 60 कुछ भी हो सकता है। ठीक है भाई, बहुत विस्तृत बता रहे हैं आप लोग, एक एक तथ्य दिमाग में रखिए। आप कोई परीक्षा दीजिए, टीजीटी पीजीटी जो भी दुनिया की, इसलिए इस बात को बहुत हद तक प्रामाणिकता नहीं दी गई इस ज और फ को। हमारे द्विगुण व्यंजन जो परंपरागत तरीके से पहले से आ रहे थे उन्हीं को मान लिया गया। ठीक है, इस आधार पे हमारे पास वर्णमाला की संख्या हो गई 52। तो आपसे जब भी वर्णमाला की संख्या पूछी जाती है तो आप उसमें 52 वर्ण लगाएंगे।
अब देखिए अलग अलग परीक्षाओं में हम आपको प्रैक्टिस सेट जब लाएंगे तो उसमें हम कुछ चीजें अलग करके बताएंगे। कुछ परीक्षाओं में वर्णमाला पूछी जाती है और उसका उत्तर जानते हैं 50 हो जाता है। कुछ परीक्षाओं में वर्णमाला पूछी जाती है, उसका उत्तर 48 हो जाता है। कुछ परीक्षाओं में वर्णमाला पूछी जाती है, उसका उत्तर जानते हैं 46 हो जाता है। होता क्यों है? अगर हम आज भी अगर आपसे यह पूछें कि भाई स्वर आपके पास 11, व्यंजन आपके पास 33, तो वर्णमाला कुल मिला के कितनी? 44। भाई स्वर आपके पास 11, व्यंजन आपके पास 33, वर्णमाला मिला के 44। यह भी उत्तर सही है। यह डिपेंड करता है आपके परीक्षा के स्तर और परीक्षा के प्रश्न पर कि आपसे किस स्टाइल में, किस तरीके से प्रश्न को आपसे पूछा गया है। आपको प्रैक्टिस सेट में इसको हम क्लियर कराएंगे, क्योंकि इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। हर 1-2 लेक्चर के बाद उन 2 लेक्चरों से बनने वाले सारे प्रश्न लेकर आपके सामने आएंगे। ठीक है, अब देखिए हम चलते हैं वर्णमाला के फलस्वरूप अगले टॉपिक पे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। आगे चलते हैं हम लोग वर्ण भेद। देखिए प्रकार जरूर सबका याद रखेंगे आप, प्रकार से भी हमारे सामने एक प्रश्न आ जाता है कभी कभी। अगला टॉपिक है हमारा, देखिए वर्ण भेद। वर्ण भेद, वर्ण जो होते हैं हमारे वो होते हैं 2 प्रकार के। याद रखिए वर्ण हमारे 2 प्रकार के। पहला वर्ण हमारा होता है स्वर, पहला वर्ण हमारा होता है स्वर, और दूसरा वर्ण होता है हमारा व्यंजन। दूसरा वर्ण होता है व्यंजन। चलिए भाई देखिए, सबसे पहले हम स्वर की परिभाषा देखिए। अगर हम इसको थोड़ा सा तोड़ दें यहां पे स्वर को, तो ये टूटता है हमारा स्व। ये याद करने के लिए स्व धन र। स्व 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 का मतलब सब लोग जानते हैं, स्व का मतलब होता है स्वयं। स्व का मतलब होता है स्वयं। देखिए प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि हम बहुत, जैसे कोई चीज अगर आप पढ़ते हैं तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, कुछ चीजों को तो तुरंत ऐसे तैयार करिए अपने शब्दों में कि जो आपको बार बार ना पढ़ना पड़े। हमारे साथ जानते हैं यही दिक्कत है, आप विद्यार्थियों के साथ या जब हम विद्यार्थी, यही दिक्कत है कि हम लोग जानते हैं एक ही चीज को, हमको कई कुछ चीजों को भाई एक पन्ना पढ़े, ठीक है, एक पेज हमको नहीं याद होगा, लेकिन अगर उस एक पेज को हम आज याद कर लिए तो उसमें से 4 लाइन हमारे पास ऐसे याद होना चाहिए जो हमारी भाषा में, कि जो आज के 10 साल बाद भी हमको याद रहे। परीक्षा न निकलने का सबसे बड़ा कारण आप यही होता है। हम क्या करते हैं कि रटने शुरू कर देते हैं। एक पेज में से भाई 10 लाइन तो आप रजिस्ट्री करा लीजिए अपने नाम से। रजिस्ट्री मतलब समझ ही रहे होंगे आप लोग, इसको कौन नहीं जानता हमारे देश में। रजिस्ट्री का मतलब, रजिस्ट्री मतलब खुद की एकदम अपने पिता की संपत्ति समझिए ना, एकदम कोई ले ही नहीं सकता। एक पेज में से 10 लाइन तो संपत्ति अपनी बना लीजिए। ये एक सबसे बेहतरीन तरीका होता है पढ़ाई का, जान लीजिए आप। ठीक है, स्वर। अब देखिए यहां से स्व, स्व मतलब स्वयं, अर्थात ऐसे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं उन्हें हम लोग स्वर कहते हैं। अर्थात इनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जिसमें कौन कौन से होते हैं देखिए, ओ, आ, ई, छोटी, आगे पीछे कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं, उ, बड़ा उ, री, ए, ओ। देखिए हम हर बार इसको लिखेंगे, इसके पीछे कारण क्या है हम आपको बताते हैं। हम आपको पहले स्वर की तरफ, स्वर को ही लेके चलते हैं, स्वर को एक साथ। अर्थात स्वर हमारे ऐसे वर्ण होते हैं जिनको उच्चारण करने के लिए या बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या होती है वो 3 तरह से पूछी जाती है। वो 3 तरह कौन कौन से होते हैं ये जानिए। पहला होता है, अगर आपके सामने पहला प्रश्न हिंदी में, देखिए हिंदी में स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या अगर इस तरह से पूछा जाए, तो हिंदी में स्वरों की संख्या पूछी जाए तो आप इसका उत्तर लगाएंगे 11।
जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है भाई। अब इसके बाद नंबर 2 प्रश्न, हिंदी में कुल स्वरों की संख्या। हिंदी में कुल स्वरों की संख्या, हम इसका उत्तर लगाएंगे 13। तीसरा प्रश्न बनता है, देखिए हम सबको तथ्य के साथ आपको बताएंगे, 13 लगाएंगे। अब 13 कैसे होता है इसको भी यहीं बता देते हैं, सुनिए ध्यान से। 13 में क्या होता है कि इसी 11 में 2 और बढ़ जाते हैं, मतलब औ तक तो रहता ही है। ये 13 में क्या होता है कि बहुत पहले हमारे यहां इसी में अंग और अह का प्रयोग होता था। ठीक है भाई, आपको तथ्य से बुजुर्ग बता रहे हैं। इसको 2 जोड़ दिया गया इसी औ के बाद, तो ये हो गया स्वरों की संख्या 13। लेकिन हुआ क्या, आगे जाके हमारे हिंदी से जुड़े हुए जो हमारे मतलब विद्वान हैं, उन्होंने अंग और अह को जब उच्चारण किया तो पहले तो इन्होंने कहा कि यह संस्कृत जैसा है, तत्सम। लेकिन इसी अंग और अह को बाद में कह दिया कि ये स्वर और व्यंजन दोनों के साथ प्रयोग होते हैं। तो जब भाई कोई भी चीज दोनों के साथ प्रयोग होती है तो निश्चित रूप से उसे एक जगह से तो हटा ही दिया जाएगा। आखिर आप जैसे कोई खेल खेलते हैं तो उसमें एक होता है जो दोनों तरफ से खेलता है, तो क्या उसे आप कंफर्म कहते हैं कि नहीं इसी पार्टी का है? नहीं कहते हैं। अरे भाई हिंदी में अटैल पटेल कहते हैं ना, शायद उसको अटैल पटेल ही कहते हैं हम लोग, है ना। तो वो क्या होता है, बैठा रहता है कभी इधर से कभी उधर से। तो अब ये अंग और वह स्वर और व्यंजन दोनों में जब चले गए तो इसे स्वर से भी हटा दिया गया और व्यंजन से भी हटा दिया गया, बीच में ही आ गए। ठीक है भाई। अब इसके बाद एक तीसरा प्रश्न हमारा बनता है, अभी हम बता रहे हैं आपको। तीसरा प्रश्न बनता है, बहुत पहले प्रश्न इससे आता था कि हिंदी में, ध्यान दीजिएगा, पूर्व शब्द का, पूर्व में स्वरों की संख्या, पूर्व में स्वरों की संख्या, पूर्व में स्वरों की संख्या हमारी थी 14। आज भी अगर आपसे पूर्व शब्द लगा के प्रश्न पूछ दिया जाए और स्वरों की संख्या पूछ दिया जाए तो 14 थी। इस 14 में थे कौन कौन? एक था हमारा, देखिए ये, और एक था हमारा ये, और एक था हमारा ये थे हमारे। अब देखिए हुआ क्या हमारे यहां, इन तीनों वर्ण का प्रयोग नहीं हो पा रहा था। तो जब प्रयोग नहीं हो पा रहा था तो हिंदी से इन तीनों को निकाल दिया गया। जब इन तीनों को निकाल दिया गया तो फिर स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11। इनको भी निकाल दिया गया 2 को, तो फिर स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11। तो अगर आपसे वर्तमान समय में परंपरागत तरीके से स्वरों की संख्या पूछी जाएगी तो आप प्रत्येक दशा में स्वरों की संख्या लगाएंगे 11। स्वरों की संख्या 11। अब हम देखिए वर्ण के 2 भेद, स्वर और व्यंजन। अभी हम स्वर शुरू किए हैं तो स्वर के बारे में बता लेंगे, फिर व्यंजन के बारे में बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर के 3 प्रकार, याद रखिएगा। संख्या और प्रकार में अंतर होता है। संख्या 11 और प्रकार हमारे होते हैं 3। स्वर के 3 प्रकार। पहला प्रकार होता है हमारा ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, देखिए इसके कितने नाम होते हैं। ह्रस्व स्वर का एक नाम और होता है लघु स्वर। लघु स्वर, इसका एक नाम और होता है एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर। इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम और है मूल स्वर। बहुत महत्वपूर्ण नाम है, याद रखेंगे आप। मूल स्वर क्यों कहते हैं हम अभी अभी आपको यह भी बताएंगे। और इसकी संख्या होती है 4। मतलब जो ह्रस्व, लघु और एक मात्रिक या मूल स्वर होते हैं उनकी संख्या होती है 4। एक एक चीज को आराम आराम से पढ़िए, लेकिन हमेशा के लिए पढ़िए।
कौन कौन से होते हैं? ये होता है हमारा एक एक हो गया, छोटी ई, छोटा ऊ, और ये हुआ री। इसको हम लोग मूल स्वर इसलिए कहते हैं, लोअर पीसीएस 2015 की परीक्षा में शायद एक प्रश्न आया हुआ था कि हमारे यहां मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है। देखिए, मूल स्वरों की संख्या और स्वरों की संख्या में अंतर हो गया कि नहीं? हिंदी में शब्द ही प्रश्न बनाते हैं। अब गलती एक जगह वहां पे करता है लड़का, पढ़ने वाला गलती ये करता है, हिंदी में मूल स्वरों के मतलब समझता है कुल स्वरों की, लगा देता है 11 6 14। मूल क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि बकिया जो हमारे स्वर होते हैं, इन्हीं स्वरों की सहायता से वो बनते हैं। अ में अ जोड़ देते हैं तो आ बन जाता है। बात समझ रहे हैं? हमारे कहने का मतलब मूल ये हैं, और इसी मूल को आपस में जोड़ घटा के बाकी हम अगले स्वरों का निर्माण करते हैं। अर्थात ह्रस्व स्वर हमारा वह स्वर होता है जिसमें एक मात्रा के उच्चारण के बराबर का समय लगता है, जिसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, इसे लघु, एक मात्रिक और मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा स्वर हमारा होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, या इसे हम लोग बोलते हैं द्विमात्रिक स्वर, या तो इसका एक नाम और होता है गुरु स्वर। गुरु स्वर देखिए, और इसकी संख्या होती है हमारे पास कितनी? 7। हम इसको गुरु, देखिए लघु और गुरु का प्रयोग छंद में होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किसे हम लघु और किसे हम लोग गुरु कहेंगे। कौन कौन से होते हैं? देखिए, हमारा एक होता है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है भाई, ए, ऐ, ओ, औ। अर्थात ह्रस्व स्वर की तुलना में इसमें ज्यादा समय लगता है, थोड़ा अधिक समय लगता है। अर्थात द्विमात्रा, जैसे हम बोलते हैं ओ आ, जैसे हम बोलेंगे ओ आ, तो आप देख सकते हैं कि आपके जो मुंह की आकृति है वो अ की तुलना में अ में ज्यादा खुल रही है, तो ज्यादा समय लगेगा। अर्थात इसके उच्चारण में द्विमात्रा के बराबर का समय लगता है। इसे हम लोग बोलते हैं दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर, जिसकी संख्या होती है कितनी भाई? 7। देखिए, एक प्रश्न हम आपको यहां ही बता देते हैं, फिर बताएंगे आपको, कई बार बताएंगे, लेकिन सुनते जाइए आप। ठीक है भाई, इसी में हमारे 4 स्वर ऐसे होते हैं, ए, ऐ, ओ, औ। इन 4 स्वरों को हम लोग देखिए संध्य स्वर, इसमें एक बिंदी हम चाहे तो हटा सकते हैं, संध्य स्वर या संयुक्त स्वर। संध्य स्वर या संयुक्त स्वर हम देखिए आपको यह भी बताएंगे कि क्यों इन्हीं 4 को कहते हैं, क्यों इन 3 को नहीं कहते हैं। थोड़ा समय लगेगा, देखते जाइए, आराम से, घबराइए मत एक एक चीजों को। हैं तो हमारे पास 7 द्विमात्रिक स्वर। अगर हम ए, ऐ, ओ, औ को संध्य स्वर कहते हैं तो हमें आ, ई और बड़ा ऊ को भी कहना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं कहते हैं? प्रश्न आया है कि संध्य स्वर किसे कहते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा इनकी संख्या कितनी होती है? 4। संध्य स्वरों की संख्या होती है 4। इनको हम संध्य क्यों कहते हैं? संध्य इसलिए कहते हैं कि अगर हम ए को ले लें तो ए का निर्माण अगर हम गुण संधि में देखें तो महेश, रमेश, सुरेश के साथ होता है। अर्थात अ प्लस ई से मिलके हमारा बनता है ए। इसी तरह से ऐ को ले लें तो यह हमारा होता है वृद्धि संधि में अ के साथ अगर हम ए को जोड़ दें तो हमारा बनता है ऐ। ओ को ले लें तो ये देखिए अ के साथ अगर हम ऊ को जोड़ दें तो बनता है हमारा ओ, और इस औ को ले लें तो अ के साथ ओ को जोड़िए तो हमारा बनता है औ। चूंकि इसको संध्य स्वर क्यों कहते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए, संध्य मतलब संधि, संध्य मतलब संधि, संध्य मतलब संधि से रखेंगे हम, संध्य शब्द संधि से निकला हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि जो संधि होती है, जो समझौता होता है, 2 परस्पर विरोधी लोगों के बीच होता है।
जो संधि होती है या समझौता होता है दो परस्पर विरोधी लोगों के बीच में होता है। भाई भाई में संधि नहीं होती है, वो अलग बात है, हमारे समाज में आप करा दीजिए, लेकिन नहीं होती है। दो सजाती, एक ही मां बाप की दो संतान है, अगर वो किसी कारणवश अलग हो गई, कल को अगर एक होती है तो उसे संधि नहीं कहते। अगर एक ही गांव में दो परिवार है, अगर वो नहीं बोलते हैं, अगर आपस में समझौता करते हैं तो उसे संधि कहते हैं। लेकिन एक ही मां बाप की संतानों में संधि नहीं होती है, अलग अलग मां बाप की संतानों में संधि होती है। दो परस्पर विरोधी राजाओं के बीच संधि होती है। अगर एक ही मां बाप के दो राजा हैं तो वो संधि में नहीं आता है। हमारी परंपरा यही कहती है। वो अलग बात है कि संधि हम संधि तो आजकल पति पत्नी भी कर रहे हैं, समझौता है कि नहीं, वो संधि में नहीं आता है। ठीक है भाई। तो यहां देखिए अ और ई दोनों ये परस्पर विरोधी हैं, यहां भी परस्पर विरोधी, परस्पर विरोधी। तो जब ये परस्पर विरोधी हैं, एक मिनट, महाधन, हाँ ठीक है, ओ या आ के साथ ओ या ओ, ठीक है। तो यहां पे हमारा संधि कहा जाएगा। तो यहां संधि हुई, लेकिन क्या आप बताइए हम अ को आ के साथ जोड़ के यहां संधि कहेंगे? ये संधि नहीं है, ये एक ही मां बाप की दो संतान है, एक ही मां बाप की दो संतान है, जुड़ के आ बना दी, जुड़ के इन्होंने क्या बना दिया? आ बना दिया। तो जहां पे आपके दो परस्पर विरोधी स्वर जो कि असमान हो, एक साथ जुड़ के एक नए स्वर की रचना करते हैं, तो उस नए स्वर को हम लोग बोलते हैं संध या संयुक्त स्वर। तो इस तरह से हिंदी वर्णमाला में स्वरों में कुल मिला के हमारे पास 4 संध या संयुक्त स्वर होते हैं। ये 4 याद रखेंगे, ना कि ये 3 और। संध स्वरों की संख्या हमारी हुई 4। अब तीसरा हमारा होता है प्लुत स्वर। तीसरा स्वर हमारा होता है प्लुत स्वर। देखिए प्लुत स्वर को हम लोग त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। त्रिमात्रिक स्वर अर्थात अ और आ की तुलना में एक मात्रा का समय और बढ़ जाता है, 3 मात्राओं के बराबर का समय लगता है प्लुत स्वर में। देखिए प्लुत स्वर की विशेषता समझिए। प्लुत स्वर त्रिमात्रिक, इन स्वरों की कोई गणना नहीं है हमारे यहां, अर्थात ये स्वर हमारे गणना में नहीं आते हैं। इनका प्रयोग होता है, जैसे रोने में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, गाने में इसका प्रयोग कर सकते हैं, हंसने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। यहां पे प्लुत अर्थात किसी को पुकार रहे हे, मतलब ज्यादा देर तक अगर आपके मुंह की आकृति खुली रह गई तो वहां पे प्लुत स्वर होता है। ठीक है भाई। अगर आप इसे दिखाना चाहते हैं तो इसका एक नियम और होता है कि किसी भी दीर्घ मात्रिक स्वर के आगे, किसी भी दीर्घ मात्रिक स्वर के आगे हिंदी में का मतलब हुआ कि हिंदी में 3 ऐसे, अंग्रेजी में 3 हम लोग ऐसे लिखते हैं, हिंदी में अगर हम 3 लिख दें तो प्लुत स्वर बन जाता है। जैसे अगर हमारे पास आ है तो आ के आगे अगर हम लोग ऐसे कर दिए तो ये प्लुत स्वर। इसी तरह से ए है तो ए के आगे ऐसे कर दिए तो ये भी प्लुत स्वर। अगर हमारे सामने दीर्घ स्वर ये है, इसको भी कर दिए तो ये हमारा क्या हुआ? प्लुत स्वर। अर्थात दीर्घ मात्रिक स्वर के आगे अगर हिंदी में हम 3 लिख दें तो इसमें हमारे प्लुत स्वर बन जाते हैं। ठीक है भाई। आगे चलते हैं हम लोग। वर्ण के 2 भेद थे हमारे, एक था स्वर और दूसरा क्या था? व्यंजन। स्वर के हमारे 3 प्रकार आपके सामने हो चुके हैं। अब वर्ण के दूसरे भेद हम व्यंजन के पास चलते हैं। व्यंजन, ठीक है भाई। अब हम आपको इस व्यंजन के बारे में नेक्स्ट अगली क्लास में आपको बताएंगे। आज के लिए आप लोगों का धन्यवाद। ठीक है।